हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार जयकांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। लेके आए हैं फिर से खान सर की नवंबर महीने की मैगजीन को। इसमें हमने उत्तर प्रदेश विशेष वाले सेगमेंट को कवर कर लिया था और ये सेगमेंट हमारा राष्ट्रीय सेगमेंट है। तो इसमें जो राष्ट्रीय स्तर की जो भी हमारी खबरें हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो हम देखते हैं। तो इसका जो पहला आर्टिकल है दोस्तों, पहला आर्टिकल क्या है? असम समझौता। असम समझौता क्या है? हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जो कि रिटायर्ड है विप्लव शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने 67 सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इनमें से असम सरकार ने 52 सिफारिशों को अपनाने का निर्णय लिया है। ठीक है। इन्होंने 67 सुझाव दिए थे जिनमें से 52 सिफारिशों को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो असम समझौते के खंड 6 को प्रमुख उद्देश्य, जो खंड 6 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? असमिया लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान एवं विरासत की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक उपायों को प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है। आइए बात करते हैं जो सरकार की सिफारिश है वो कौन कौन सी हैं। एक तो परिभाषा। परिभाषा में क्या? रिपोर्ट में असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए असमिया लोगों को परिभाषित किया गया है, जिसमें स्वदेशी, आदिवासी, असम के अन्य स्वदेशी समुदाय 1 जनवरी 1951 से पहले से जो असम में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक और स्वदेशी असमिया व उनके वंशज शामिल हैं। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? जो असमिया हैं उनकी परिभाषा बताई है और उनकी परिभाषा क्या है? जिनमें यानी कि आदिवासी हैं, असम के अन्य स्वदेशी समुदाय हैं जो कि जनवरी 1951 से पहले से असम में रह रहे हैं, उनके बारे में बात की गई है। वर्ष 1951 की समय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होती है, शहरी क्षेत्रों पर नहीं। ठीक है। राज्य मंत्रिमंडल ने 67 में से 52 सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा सीधे लागू, राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से लागू तथा केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सिफारिशों को बांटा गया है। अब बात करते हैं इसमें आरक्षण का क्या रोल है। विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में 80% सीटों पर स्वदेशी समुदायों के लिए आरक्षण होगा। ग्रुप सी और डी की नौकरियों में 80 से 100% आरक्षण। सरकारी उपक्रमों एवं निजी भागीदारियों के तहत रोजगार में स्वदेशी लोगों के लिए 70 से 100% आरक्षण। भूमि अधिकारों के संरक्षण की बात करें तो भूमि अधिकार केवल असम के मूल निवासियों तक सीमित रहेंगे। बाहरी व्यक्तियों को भूमि हस्तांतरण करने पर प्रतिबंध है, यानी कि बाहर के लोगों के लिए उसमें कोई भूमि का हस्तांतरण नहीं होगा, ना तो वो ले सकते हैं ना दे सकते हैं। ठीक है। और ये केवल मूल निवासियों तक ही सीमित है। इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। राज्य में आईएलपी यानी कि इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू करने की सिफारिश है। यह प्रावधान राज्य में प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रवासन यानी कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनके लिए ये प्रवासन को नियंत्रित करेगा। असम विधान परिषद का गठन क्या है? एक ऊपरी सदन का निर्माण होगा जिसमें सीटें असमिया लोगों के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है। एक असम विधान परिषद होगा जिसमें असमिया लोगों के लिए क्या होगा, सीटें रिजर्व होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भाषाएं। इसमें भाषाओं का क्या प्रावधान है? असमिया लोग पूरे राज्य में आधिकारिक भाषा बनेंगी, जिसमें बराक घाटी, पहाड़ी जिलों, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों में स्थानीय भाषाओं के उपयोग का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त असमियों को राज्य बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा के तहत आने वाले सभी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कक्षा 8वीं या 10वीं तक अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है। सिफारिशों केवल ब्रह्मपुत्र घाटी के जिलों में लागू होंगी, ना कि बराक घाटी में। यानी कि सिफारिशें कहाँ लागू होंगी? ब्रह्मपुत्र घाटी में। ठीक है। जाके ना कि बराक घाटी में। जो क्या बराक घाटी क्या है? बंगाली भाषा की आबादी है। कि 3 जिलों और दीमा, खशाव, कार्बी आंगलों तथा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के छठी अनुसूची क्षेत्रों में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि जो सीएए है उसमें असक समझौते के तहत अवैध प्रवासी घोषित व्यक्तियों को असम राज्य में रहने की अनुमति देता है। आशु। आशु के अनुसार क्या है? सीईए 1955 के अधिनियम की धारा 6A के संपूर्ण उद्देश्यों को प्रयोजन के विरुद्ध है। अब देखिए,
वर्ष 1979 में शुरू किया गया आंदोलन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, यानी कि आसू का मतलब क्या है, ये असम के जो स्टूडेंट है उनका एक संगठन है, उनके नेतृत्व में संचालित हुआ था ये, ठीक है। असम समझौता 15 अगस्त 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने असम सरकार, अखिल असम गण संग्राम परिषद और आसू के बीच यह समझौते पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। तो ये जो असम समझौता का हस्ताक्षर किस किस के बीच हुआ था आपका, ये राजीव गांधी की सरकार में अखिल असम गण संग्राम और आसू के बीच, ठीक है। असम सरकार, अखिल असम गण संग्राम और आसू के बीच हुआ था, ये तीन इसमें क्या थे, संगठन थे। समझौते के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद असम में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की पहचान की जानी थी। 25 आपको क्या डेट याद रखनी, 25 मार्च 1971 के बाद जो असम में आने वाले सभी विदेशी थे, उन नागरिकों की पहचान की जानी थी और उन्हें निर्वासित करने के प्रावधान किए गए थे, यानी उनको बाहर निकालने के लिए प्रावधान किए गए थे। कार्यान्वयन कार्यान्वयन कौन करेगा इसका, असम समझौते का, ये आपका गृह मंत्रालय करेगा। उद्देश्य क्या है, बांग्लादेश और अवैध प्रवासियों के प्रवाह को रोकने के लिए असमिया लोगों के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना है। आप सभी जानते हैं कि एक क्षेत्र में एक सीमित संसाधन होते हैं, अगर सीमित संसाधनों में अत्यधिक जनसंख्या हो जाएगी, वो भी बाहर की जनसंख्या जो कि अप्रवासी हैं, अवैध प्रवासी हैं, तो उनके लिए अगर हम संसाधनों का उपयोग करेंगे या संसाधनों का वितरण करेंगे, तो जो हमारे भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, उनके लिए संसाधन और उनके जो अधिकार हैं, उनको क्या होगा, हनन होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, ये असम समझौता किया, ठीक है। इसके मुख्य प्रावधान क्या है, इस समझौते में प्रवासियों की 3 श्रेणी बनाई गई। तो कौन-कौन सी श्रेणी बनाई गई 3? आइए देखते हैं। 3 श्रेणी। पहली श्रेणी देखिए, वे व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम आए थे। कितना? 1 जनवरी 1966 से पहले असम आए थे और इन व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना जाएगा और उन्हें वोट देने का अधिकार है। जो व्यक्ति असम में 1 जनवरी 1966 से पहले आ गए, तो वो क्या है, भारतीय नागरिक है और उन्हें वोट देने का अधिकार है। ठीक है? दूसरी क्या है? ये पहली है। दूसरी क्या है? वे व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के बाद आए, किंतु 24 मार्च 1971 से पहले आ गए, यानी कि 1 जनवरी 1966 के तो बाद आए और 24 मार्च 1971 से पहले आ गए हैं। तो इन व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना जाएगा, लेकिन उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में पहचाने जाने की तिथि 10 वर्ष की अवधि तक मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यानी कि जो व्यक्ति 1966 के बाद आया और 24 मार्च 1971 से पहले आ गया, तो ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिक तो माना जाएगा, लेकिन उन्हें जिस दिन पहचान की जाएगी, तो उसके 10 वर्ष बाद उनको मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि 10 वर्ष के बाद दी जाएगी। ठीक है? तीसरी कैटेगरी कौन-सी है आपकी? 5 जनवरी 1971। उसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि 25 मार्च 1971 को या उसके बाद असम में आए इन व्यक्तियों को अवैध अप्रवासी माना गया और उन्हें भारत से निष्कासित किया जाना था। ठीक है, ये था हमारा असम समझौता। ठीक, कब हुआ था ये असम समझौता? आपको पता, 1979 में शुरू हुआ था आंदोलन। ठीक है, और इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 15 अगस्त 1985 को। वर्ष 1979 में आंदोलन हुआ था और 15 अगस्त 1985 को ये हस्ताक्षर हुए थे इस समझौते पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यानी कि एओआर प्रणाली। यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली क्या है, यानी कि एओआर सिस्टम क्या है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई है और मामले को खारिज कर दिया है। तो मामला क्या है? न्यायालय ने टिप्पणी की है, एओआर हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी नहीं हो सकता, बल्कि उसे अपने पेशेवर कर्तव्यों को प्रति अधिक जिम्मेदार और गंभीरता का प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, एओआर वह विशेष वकील होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुकदमे दायर करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। केवल एओआर ही किसी मामले को सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर सकता है, यानी कि एक ऐसा वकील होगा जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुकदमे दायर करने का विशेष अधिकार होगा। ठीक है, उसे क्या हो, वही केवल सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर सकता है किसी मामले को।
एओआर प्रणाली की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत पेश की गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय को नियम बनाने और मामलों की सुनवाई के लिए अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो एओआर की जो प्रणाली है उसमें किससे संबंधित है वो हमारे 145 अनुच्छेद से कर सकते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को नियम बनाने और मामलों की सुनवाई करने के लिए अपनी प्रक्रिया को विनियमित विनियमित यानी कि रेगुलेट करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अब बात करते हैं हम एडवोकेट अधिनियम 1961 की धारा 30 के अनुसार। ये धारा 30 क्या कहती है? कोई भी अधिवक्ता यानी कि कोई भी एडवोकेट भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने का अधिकार रखता है। ठीक है जी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह विशेष प्रावधान किया है कि मुकदमे में दायर करने का अधिकार यानी कि मुकदमे दायर करने का अधिकार केवल किसको है? एओआर को है। ये आप जान गए। एडवोकेट अधिनियम 1961 की धारा 30 ये कहती है कि भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु मुकदमे दायर करने का अधिकार किसको? ओनली एओआर को यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ही है। ठीक है। अब आइए अगले पॉइंट पे। एओआर प्रणाली का ढांचा ब्रिटिश न्याय प्रणाली की प्रथा पर आधारित है। ये कहाँ से लिया है हमने एओआर की प्रणाली? ब्रिटिश न्याय प्रणाली यानी कि जो ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम है वहां से लिया गया है हमने। किसी पक्ष के एओआर के अलावा कोई भी अधिवक्ता किसी मामले में तब तक उपस्थित नहीं हो सकता, न दलील दे सकता है और सर्वोच्च न्यायालय को संबोधित नहीं कर सकता जब तक कि उसे एओआर की द्वारा दिशा निर्देश या न्यायालय द्वारा अनुमति ना दी जाए। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 एओआर के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करता है, यानी कि इसके लिए जो पात्रता के मानदंड है वो कौन बनाएगा? वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 बनाएगा। अब देखिए एओआर बनने की पात्रता क्या है? एओआर की पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए वकील को कम से कम 4 वर्ष तक की अदालत में अभ्यास करने का अभ्यास होना चाहिए, यानी कि 4 वर्ष तक वो किसी अदालत में क्या करता हो? वकालत करने का अनुभव हो। परीक्षा देने से पहले वकील को एक अनुमोदित यानी कि एओआर के साथ कम से कम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त हो, यानी कि 1 साल उसने क्या किया हो? एओआर के साथ काम किया हो। एओआर की परीक्षा 4 विषयों पर आयोजित होती है, यानी कि उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। प्रक्रिया एंड प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग यानी मसौदा तैयार करना, पेशेवर नैतिकता यानी कि आपकी प्रोफेशनल मोरालिटी, और आपका चौथा क्या? अग्रणी मामलों का अध्ययन। परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% अंक और कुल मिलाकर 400 में से 220 अंक यानी 60% प्राप्त होने की, यानी कि अगर हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो पर्टिकुलर कितना आना चाहिए? 50% तक आना चाहिए। ठीक है। अगर टोटल को मिला के बात करें चारों को तो कितना आना चाहिए? 60% हमारे मार्क्स आने चाहिए। ईओआर बनने के बाद वकील का कार्यालय दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के 16 किलोमीटर के दायरे में होना अनिवार्य है और उसे एक पंजीकृत क्लर्क भी नियुक्त करना पड़ता है। ठीक है। ये हो गई हमारी इसकी जानकारी। अब बातें हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिससे जो वकीलों से संबंधित है। तो बार काउंसिल इंडिया क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये है कि संसद द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना संसद द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की गई। यह पेशेवर आचरण यानी कि पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करके और बार पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके विनया विनियामक कार्य करते हैं। ये अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करके तथा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निधियों का सृजन करने एवं प्रतिनिधि कार्य भी करते हैं। और इसका मतलब क्या है? बार काउंसिल में जो अधिवक्ता हैं उनके अधिकारों, विशेषाधिकारों और उनके हितों की रक्षा की जाती है और उन्हें क्या किया जाता है? फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है। ठीक है। और उसमें क्या है? जो कुछ फंड्स होते हैं उनको फंड्स का सृजन किया जाता है, यानी कि कुछ फंड्सों का इकट्ठा किया जाता है और इसमें कुछ प्रतिनिधि भी कार्य करते हैं। ठीक है। ये था। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पर बात करते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा? सिंधु जल संशोधन और विवाद पर विश्लेषण। जो हमारा सिंधु जल संशोधन है, ये जल संधि है, ये काफी समय से विवाद पर रही है।
तो इसमें फिर एक बार विवाद आया है, तो बात करते हैं क्या विवाद है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस जारी किया है। भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस, ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जिसमें क्या कहा है, जिसमें 6 दशक से पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग की है। यानी कि इसमें संशोधन करने की मांग की है और समीक्षा करने की मांग की है। यह नोटिस संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत, यानी कि जो अनुच्छेद 12(3) है इस संधि का, उसके तहत दिया गया है, जिसके अंतर्गत संधि के प्रावधानों को दोनों सरकारें आपसी सहमति से समय समय पर संशोधित कर सकती हैं। यानी कि इस नोटिस के अनुच्छेद 12(3) का अनुच्छेद ये कहता है कि सरकार आपस में समय समय पर इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इस संधि के बारे में पढ़ते हैं। यह संधि कब की गई, वर्ष 1960 में कराची में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान, यानी कि 1960 में भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तानी राष्ट्रपति कौन थे, अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। यह संधि नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल के बंटवारे को नियंत्रित करती है। यानी कि संधि नदी में की जो सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है सिंधु नदी का, उसमें कुल कितनी नदियां, 6 नदियों के बंटवारे को नियंत्रित करती है। इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी, जो संधि का गारंटर और सह हस्ताक्षर करता था। यानी कि विश्व बैंक कौन था, इसमें मीडिएटर था, और एक गारंटर और सह हस्ताक्षर करता भी था। संधि के अनुसार भारत को 3 पूर्वी नदियां, भारत को क्या दी, पूर्वी, यानी कि पूर्वी, भारत को पूर्वी है। कौन कौन सी पूर्वी नदियां 3 भारत को, रावी, रावी, व्यास, और कौन सी है आपकी, सतलुज। ये पूर्वी नदी है आपकी। ठीक है, ये किसको, भारत को प्राप्त है। भारत को कौन सी, पूर्वी। सतलुज का अप्रबंधित उपयोग करने का अधिकार है, यानी कि इस पर अनकंट्रोल्ड यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, यानी हम मतलब भारत। और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां दी गई, कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चेनाब। ठीक है, पर प्रमुख नियंत्रण मिला, और पाकिस्तान को किस पर मिला, पश्चिमी नदियों को, सिंधु, झेलम और चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, भारत को सिंधु नदी प्रणाली के कुल पानी का लगभग 30%, भारत को कितना मिलता है, 30%, जबकि पाकिस्तान को 70% आवंटित किया हुआ है। संधि के अनुच्छेद 3(a) के अनुसार भारत पश्चिमी नदियों के प्राकृतिक प्रवाह प्रवाह में बाधा नहीं डाल सकता। यानी कि संधि के अनुसार भारत पश्चिम की नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा नहीं डाल सकता। हालांकि निम्नलिखित गतिविधियों के लिए पानी के उपयोग की अनुमति दी गई है। यानी कि कुछ गतिविधि भी हैं जिनके उपयोग के लिए सहमति दी गई है। घरेलू उपयोग, गैर उपभोग उपयोग, कृषि योग्य, जल विद्युत उत्पादन। ठीक है, भारत में वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर विवाद चल रहा है। कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है, 2, एक तो किशन गंगा परियोजना, वो किस नदी पे है, झेलम की सहायक नदी पर है। और रैटल जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है, चेनाब नदी पर है। तो दोनों परियोजना रन ऑफ द रिवर प्रकार की हैं, यानी ये नदी प्राकृतिक प्रभाव में बिना कोई बड़ी बाधा डाले बिजली का उत्पादन करती हैं। वर्ष 2016 से पाकिस्तान इन परियोजनाओं को लेकर स्थायी मध्यस्थता, यानी कि न्यायालय पीसीए के सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर भारत में हेग, यानी कि पीसीए की सुनवाई का बहिष्कार करते हुए संधि के तहत तटस्थ विशेषज्ञ की अनुमति की मांग कर रहा है, जो कि विवाद समाधान का एक निचला स्तर है। भारत ने नोटिस में परिस्थितियों को महत्वपूर्ण बदलाव का हवाला देते हुए संधि की समीक्षा की और आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय भू राजनीति जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं, सिंधु जल संधि के 3 स्तरों को विवाद समाधान तंत्र का प्रावधान है। ये 3 स्तरीय विवाद समाधान तंत्र का प्रावधान है। कौन कौन से, स्तर 1, दोनों देशों के सिंधु जल आयुक्तों के बीच द्विपक्षीय संवाद। स्तर 2 क्या कहता है, विश्व बैंक के हस्तक्षेप से तटस्थ विशेषज्ञ समिति द्वारा समाधान।
मध्यस्थता न्यायालय द्वारा मामले का समाधान। तो ये था हमारा सिंधु नदी की जल का जो विवाद था, यानी कि पूर्वी नदियां कौन कौन सी थी हमारी, पूर्वी नदियां हमारे भारत के लिए दी गई हैं, और जो पश्चिमी नदियां वो पाकिस्तान के लिए हैं। एक बार नदी याद कर सकते हैं। तो भारत के लिए जो पूर्वी नदी कौन कौन सी है, रावी, व्यास और सतलुज। और पाकिस्तान के लिए कौन सी, सिंधु, झेलम और चेनाब। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024। हाल ही में 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में व्यापक ध्यान आकर्षित किया गया है। ठीक है। और अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहले चुनाव के कारण यह महत्वपूर्ण घटना है। आप सभी को पता है, अब से पहले जम्मू कश्मीर में 370 थी। अगस्त 2019 में उसको हटा दिया गया। 2 यूटियों का निर्माण किया गया, और एक यूटी जो कि जम्मू कश्मीर है उसमें क्या है, हमारी विधानसभा है। ठीक है। और जो हमारी लद्दाख है उसमें नहीं है। ठीक। इसके कारण क्या है, जिसके कारण पूर्ववर्ती राज्यों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित किया गया। 31 अक्टूबर 2009 से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद पूर्ववर्ती राज्यों केंद्रीय शासन जारी था। ठीक है। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय शासन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, जिसमें उपराज्यपाल यानी कि एलजी प्राथमिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। 5 मई 2020 को जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग ने नई सीमाओं के नामों और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या को अधिसूचित किया। ठीक है। 2022 में क्या हुआ, परिसीमन हुआ और विधानसभा क्षेत्रों की संख्याओं को अधिसूचित किया गया। पिछले परिसीमन की तुलना में, जिसमें 87 सीटें लद्दाख क्षेत्र की 4 सीटों सहित, ठीक है, 87 सीटें थी। और केंद्र शासित प्रदेश में नई विधानसभा में 90 सीटें हैं। ठीक है। अब कितनी है, 90 हैं। और कश्मीर में कितनी है, 47। और जम्मू में कितनी है, 43। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संवैधानिक, और भारत के चुनाव आयोग को भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने का निर्देशित दिया गया। हाल ही में चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी सीपीआई गठबंधन ने 90 विधानसभा सीटों में से 49 पर सीटें जीती। वर्ष 1996 में पहली बार किसी पार्टी या चुनाव पूर्व ब्लॉक ने बहुमत का आंकड़ा पार किया है। यानी कि वर्ष 1996 के बाद, यानी कि एक वर्ष 1996 में हुआ था ऐसा, उसके बाद पहली बार किसी पार्टी ने चुनाव पूर्व ब्लॉक ने बहुमत का आंकड़ा प्राप्त किया है। यानी कि अब से पहले ऐसा नहीं हुआ था। लगभग 28 वर्ष बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है। तो कौन बने हैं, 16 अक्टूबर 2024 में कौन बने हैं, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई है। आइए, सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने। तो उप मुख्यमंत्री कौन बने, सुरेंद्र चौधरी। इसके अलावा 4 और मंत्री भी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, जिसमें जावेद डार, शकीना इट्टू, जावेद राणा और सतीश शर्मा। ठीक है। ये पार्टीवार, यानी कि जो पार्टीवार जो वोट प्रतिशत है वो पार्टीवार दिया गया है। यानी कि AAP को इतना परसेंट दिया गया है, बीजेपी को 25.46%, बीएसपी को 0.96, सीपीआई। ठीक है। और आपका सबसे ज्यादा किसको मिले हैं वो आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी को मिले हैं इसमें। चलिए, चुनाव पर एक नजर डालें तो 3 चरणों में चुनाव किया गया है। पहले चरण में 18 दिसंबर में चुनाव घाटी के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में, साथ साथ दक्षिण कश्मीर में भी अनंतनाग में, पुलवामा, कुलग्राम और शोपियों में 24 विधानसभाओं के क्षेत्र में चुनाव किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं दूसरे तीसरे चरण में कहाँ कहाँ हुई है। ठीक है। जनसांख्यिकी अंतर्दृष्टि, यानी कि मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार के अनुसार जम्मू और कश्मीर में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र और लगभग लगभग 87.9 लाख मतदाता, जिनमें लगभग
44 पुरुष हैं और 42.46 महिला हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में 40 सीटों के लिए चरण 3 में मतदान केंद्र पर 69.69 मतदान दर्ज किया गया, जिसमें महिला मतदान की दर पुरुष दर से अधिक रहा। ये आपको देखने वाली बात है कि जो महिलाओं की मतदान की दर थी वो पुरुष मतदान से कितनी थी, अधिक थी चरण 3 में। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2024 में मतदान केंद्र पर 16.88 मतदान दर्ज किया गया, जबकि पिछले लोकसभा चुनावों 58.58 मतदान हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी ये कल नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के आर्टिकल को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना।